The topic which we will discuss today is revealed preference theory. इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकट अधिमान सिद्धांत। रिवील मतलब होता है प्रकट करना, प्रेफरेंस होता है अधिमान या आपकी चॉइसेस जो होता है उसको प्रकट करना। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, या कहीं कहीं इसे उद्घटित अधिमान सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। ये दिया गया था, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर पॉल ए सैमुअल्सन ने अपने एक लेख के द्वारा उन्होंने किया था। आर्टिकल वाज नेम्ड एज कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, जो कि 1948 में इनका ये लेख पब्लिश हुआ था। कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, उसके थ्रू उन्होंने अपना ये रिवील्ड प्रेफरेंस का कंसेप्ट दिया। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के लिए कहा जाता है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत, एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, वैज्ञानिक व्याख्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। व्यक्ति कंज्यूमर के व्यवहार का या जो भी उपभोक्ता का व्यवहार होता है उसको एक्सप्लेन करने की एक वैज्ञानिक विधि है। ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो कि मार्शल और हिक्स एलन दोनों के द्वारा दिया गया। हिक्स एलन का जो थियोरी थी वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस थी। उसके पहले जो हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखा था वो मार्शल ने दिया था, इसे उसको बोलते हैं मार्शलियन। और हिक्स एलन का जो भी थियोरी ऑफ डिमांड थी वो मनोवैज्ञानिक व्याख्या के ऊपर आधारित थी, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है, रिवील्ड प्रेफरेंस थियोरी के लिए कहा जाता है कि ये उनकी तुलना में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हो या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हो, उसकी तुलना में ये ज्यादा बिहेवियरिस्टिक है, व्यवहारिक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा कंज्यूमर की चॉइसेस को विश्लेषित किया जाता है, बताया जाता है और देखने का प्रयास किया जाता है कि जो भी पॉलिसीज होती हैं, जो भी नीतियां होती हैं, उनका कंज्यूमर के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, कंज्यूमर किस प्रकार से डिफरेंट पॉलिसीज के अंतर्गत रिएक्ट करेगा। और ये इनका मानना था, सैमुअल्सन का मानना था कि जो भी प्रेफरेंसेस होते हैं कंज्यूमर के द्वारा, जो प्रेफरेंसेस होते हैं उसको रिवील किया जा सकता है। रिवील करना मतलब बताया गया है कि प्रकट करना होता है, उसको रिवील किया जा सकता है उसकी परचेजिंग हैबिट के आधार पर, उसे खरीदने की आदत के आधार पर हम उसको रिवील कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं। जितने भी प्रेफरेंसेस होते हैं उसको प्रकट किया जा सकता है। प्रकट कैसे करेंगे कि कंज्यूमर किस प्रकार से परचेजिंग कर रहा है, क्या खरीद रहा है, उसको देख करके हम उसके आधार पर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। दो कारण होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर किसी वस्तु के एक कॉम्बिनेशन या संयोग को चुनना पसंद करता है। क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण कंज्यूमर जो है किसी वस्तु के विभिन्न कॉम्बिनेशंस में से, संयोगों में से या बंडल में से हम कह सकें, वो किसी एक बंडल को या एक कॉम्बिनेशन को क्यों चुनता है। इसका कारण ये हो सकता है कि वो उस कॉम्बिनेशन को, उस संयोग को अन्य संयोगों की तुलना में, अन्य जो भी अवेलेबल कॉम्बिनेशंस हैं उस दोनों वस्तुओं के, उसकी तुलना में वो उस कॉम्बिनेशन को ज्यादा वो पसंद करता हो, इसलिए वो चुन सकता है। मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुओं के विभिन्न बास्केट रखे हुए हैं, मान लीजिए 5 बास्केट रखे हुए हैं, लेकिन मैं बास्केट एक को चुनती हूँ और बास्केट को मैं छोड़ देती हूँ। इसका मतलब क्या हो, बास्केट एक को इसलिए चुन रही हूँ, उसके कारण ये हो सकता है कि बास्केट एक को हम ज्यादा पसंद करते हैं, अन्य जो बास्केट में जो भी चीजें रखी हुई हैं उनकी तुलना में उसको ज्यादा पसंद करते हैं। या ये कारण हो सकता है कि अन्य जो बास्केट अवेलेबल हैं, अन्य जो वस्तु के संयोग अवेलेबल हैं, उनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो हमारे बजट के बाहर हो जाएं।
तो दो कारण हो गए, जो बंच हमने चुना, जो बास्केट ऑफ गुड्स हमने चुना, उसको चुनने के पीछे दो कारण हो गए। पहला है कि हम उसको ज्यादा पसंद करते हो अन्य उपलब्ध संयोगों की तुलना में, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो चीपर हो अन्य जो भी कॉम्बिनेशन हमारे लिए अवेलेबल है उसकी तुलना में। दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मे बी चीपर फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू चूज दैट। तो यहाँ पे सैमुअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है, इट ऑल्सो टेक्स टू कमोडिटीज के रेफरेंस में ही इसने बताया गया है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दिखाया है, एक्स वस्तु को दिखाया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने वाई गुड को शो किया है, मतलब एक वस्तु को हमने एक्स पे दिखा दिया, एक वस्तु को हमने वाई एक्सिस के ऊपर दिखा दिया। तो हियर वी हैव सपोज दैट देयर आर टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। एल एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है उसके प्राइस इनकम लाइन है, कीमत आय रेखा है या बजट रेखा भी जिसे हम लोग कहते हैं, ये उसके लिए बजट रेखा है या कीमत आय रेखा है। इस प्रकार से जब कीमत रेखा उसकी एलएम है तो उसका चुनाव का क्षेत्र क्या होगा, एरिया ऑफ चॉइस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे उसका जो चुनाव का जो क्षेत्र होगा, एरिया ऑफ चॉइस होगा, वो होगा OLM। OLM जो होगा उसका चुनाव क्षेत्र होगा। तो OLM यहाँ पे उसका चुनाव क्षेत्र होगा, जिसमें से वो किसी भी कॉम्बिनेशन को वो चुन सकता है। जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ए और बी, these two combination lie on the budget line और प्राइस इनकम लाइन LM। ये जो है कीमत आय रेखा LM के ऊपर स्थित है, ए और बी। और इसके नीचे जो है बजट रेखा के नीचे हमारे दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, दिए हैं सी और डी कॉम्बिनेशन जो हैं, ये बजट रेखा के नीचे दिए हुए हैं। तो इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर चुन सकता है, या बजट रेखा के नीचे चुने या बजट रेखा के ऊपर चुने। यदि हम बात करते हैं बजट कॉम्बिनेशन ई की बात करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ई हम देख सकते हैं कि बजट रेखा से ऊपर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन ई जो है वो बियॉन्ड रीच है। इस कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर अपनी दी हुई आय से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कंज्यूमर के पास चॉइस क्या है कि वो OLM एरिया जो है उसका एरिया ऑफ चॉइस, उस पर किसी भी कॉम्बिनेशन को चुने। तो कॉम्बिनेशन सी और डी की यदि बात करते हैं तो ये बजट रेखा के नीचे स्थित है। बजट रेखा के नीचे स्थित होने के कारण ये जो कॉम्बिनेशन हैं सी और डी, ये कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। और यदि बात करते हैं कॉम्बिनेशन ए और बी की बात करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ए और बी, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर जो है वो चुन सकता है, उसे और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो मान लीजिए कंज्यूमर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए को चुनता है, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर हैज रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर कॉम्बिनेशन ए। मान लीजिए वो ए को चुन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर ने अपने अधिमान को, अपने प्रेफरेंस प्रकट किया है, कॉम्बिनेशन ए के लिए प्रकट किया है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, जो कि पहले भी मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन ए को वो अधिक पसंद करता हो, ये हो सकता है। दूसरे जितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हो उनको कम पसंद करता हो। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ए जो है वो अन्य अवेलेबल कॉम्बिनेशन जो है उनकी तुलना में ये उसको चीपर लगता हो। तो इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन, मान लीजिए ए को वो पसंद कर सकता है। रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी की एक खासियत ये भी है कि ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस हाइपोथेसिस है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस हाइपोथेसिस क्या है कि कंज्यूमर यहाँ पे क्लियरली अपने प्रेफरेंस को शो करता है। इनडिफरेंस कर में वो इनडिफरेंट होता था, चाहे ए कॉम्बिनेशन मिले या बी कॉम्बिनेशन मिले या सी कॉम्बिनेशन मिले,
वहां पे वो सारे कॉम्बिनेशन के बीच में इनडिफरेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपने कॉम्बिनेशन को स्पष्टतया बताता है कि वो कॉम्बिनेशन ए को पसंद कर रहा है या कॉम्बिनेशन बी को पसंद कर रहा है। अब हम देखेंगे द लॉ ऑफ डिमांड। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस हाइपोथेसिस, और उन्होंने इसके लिए इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग नहीं किया है, और साथ ही साथ जो भी अन्य एजम्पशंस मानी गई थी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है, उसको भी उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन इवन दो प्रोफेसर सैमुअल्सन्स revealed preference theory is also based on certain assumptions, इसके लिए भी हमें कुछ मान्यताओं को लेना होता है। पहली जो मान्यता लेकर के चलते हैं वो कहती है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के टेस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कंज्यूमर की जो चॉइस होती है, जो चुनाव होता है, वो शो करता है, उसके प्रेफरेंस को शो करता है। कंज्यूमर्स प्राइस इनकम लाइन के ऊपर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर किसी एक ही कॉम्बिनेशन को शो करता है, एक ही कॉम्बिनेशन के लिए अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है। और ये भी कहा जाता है कि कम वस्तु की तुलना में कंज्यूमर हमेशा ही अधिक वस्तु को लेना ही पसंद करता है। कंज्यूमर्स चॉइस इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कंज्यूमर का जो चुनाव होता है वो प्रबल क्रमबद्धता पर आधारित। प्रबल क्रमबद्धता का मतलब ये कि कंज्यूमर स्पष्टतया बताता है कि वो ए को लेगा या बी को लेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी दे दो नहीं चलता। ही क्लियरली स्टेट्स दैट व्हिच कॉम्बिनेशन ही लाइक्स द मोस्ट। इट अज्यूम्स कंसिस्टेंसी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये भी माना जाता है कि उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी कंज्यूमर कुछ कह रहा है, आधे घंटे बाद वो कुछ कहेगा, तो उसका व्यवहार कंसिस्टेंट व्यवहार होता है, स्थिरता कह सकते हैं, समहाउ वहां पे स्थिरता, कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इफ कॉम्बिनेशन ए इज प्रेफर्ड टू बी इन वन सिचुएशन, यदि किसी एक परिस्थिति में कंज्यूमर कॉम्बिनेशन बी की तुलना में कॉम्बिनेशन ए को प्रेफर करता है, तो दूसरी परिस्थिति में वो कॉम्बिनेशन बी को ए की तुलना में पसंद नहीं करेगा। अर्थात वो दोनों ही सिचुएशन में, यदि एक सिचुएशन में वो ए कॉम्बिनेशन को पसंद कर रहा है, तो दूसरे सिचुएशन में वो बी कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं करेगा, वो ए कॉम्बिनेशन को ही पसंद करेगा। ही विल बी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग के ऊपर बेस्ड है। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ ट्रांजिटिविटी। यहाँ पर ट्रांजिटिविटी से मतलब होता है कि 3 टर्म कंसिस्टेंसी। यहाँ ऊपर जो बताया गया था वो 2 के बीच में बताया गया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 कॉम्बिनेशन हो। तो ये हो सकता है यदि वो ए को बी की तुलना में पसंद करता है, बी को सी की तुलना में पसंद करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ही विल प्रीफर कॉम्बिनेशन ए टू सी। मतलब 3 कॉम्बिनेशन है ए बी सी, पहले वो ए को पसंद करता है बी की तुलना में, और यदि बी और सी में चुनना होगा तो वो बी को चुनता है। यदि तीनों ही कॉम्बिनेशन अवेलेबल होंगे तो ए को ही चुनेगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बी या सी को चुनेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर इनकम के बढ़ने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और इनकम के घटने पर कम मात्रा वो खरीदता है। First of all, we will take a situation where price rises. 2 प्रकार के सिचुएशन हो सकती हैं प्राइस चेंजेस के, या तो कीमत बढ़ रही होगी या तो कीमत घट रही होगी।
तो पहली सिचुएशन यहाँ पे जो एनालाइज की गई है दैट टॉक्स अबाउट द प्राइस राइज। प्राइस राइज की हम बात करते हैं, यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाया है गुड एक्स को, वाई एक्सिस के ऊपर गुड वाई को दिखाया है, और इनिशियल जो प्राइस इनकम लाइन है कंज्यूमर की वो है LM इज द इनिशियल प्राइस इनकम लाइन ऑफ कंज्यूमर। और इस प्रकार से उसका चुनाव क्षेत्र जो है वो हो जाता है, एरिया ऑफ चॉइस कह सकते हैं, चुनाव क्षेत्र हो जाता है OL और M। OLM होने का मतलब क्या है कि वो इस क्षेत्र के अंदर चुने या इस बजट रेखा के ऊपर किसी भी कॉम्बिनेशन को चुन सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर जो है अपना जो प्रेफरेंस है ही शोज ही रिवील्स हिज प्रेफरेंस फॉर कॉम्बिनेशन R के लिए यहाँ पे प्रकट कर रहा है। अब यदि प्राइस ऑफ X बढ़ जाता है, प्राइस ऑफ X बढ़ने का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर जो है उसकी जो रियल इनकम होगी वो घट जाएगी, और तो ऐसी स्थिति में उसकी जो प्राइस इनकम लाइन होगी या बजट रेखा होगी वो अंदर की तरफ खिसक जाएगी। घटने पे बाहर की तरफ खिसकती है, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज करता है तो बजट रेखा बाईं ओर अंदर की तरफ खिसक करके LS हो जाती है। और इसके ऊपर जो कंज्यूमर है वो कॉम्बिनेशन A के लिए अपने प्रेफरेंसेस को शो करता है। ये कॉम्बिनेशन ये दिखा ही रहा है कि कंज्यूमर पहले X की अधिक मात्रा ले रहा था, लेकिन अब वो X की कम मात्रा लेगा। यदि उसकी इनकम को कॉम्पनसेट कर दिया जाए, मतलब जितना उसकी जितना प्राइस में इंक्रीज हो रहा है उसके बराबर उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उतनी ही राशि उसको दे दी जाए, मुद्रा उसको दे दी जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसकी नई बजट रेखा PM होगी, PQ होगी, सॉरी, नई बजट रेखा PQ होगी, जो कि नई बजट रेखा जो हमने ड्रॉ की थी LS उसके पैरेलल हो रही है। और ये जो बजट रेखा है वो R बिंदु से होते हुए जा रही है और दर्शाती है कि यदि कंज्यूमर चाहे तो इनिशियल कॉम्बिनेशन जो प्राइस चेंज के पहले खरीद रहा था उसको वो खरीद सकता है। प्राइस चेंज के पहले वो R को खरीद रहा था, तो अब चाहे कंज्यूमर तो फिर भी R को ही खरीद सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, जब X वस्तु महंगी होती है तो कंज्यूमर क्या करेगा, X वस्तु के स्थान पे वो Y वस्तु को लेना पसंद करेगा, क्योंकि X वस्तु महंगी हो गई है। तो कंज्यूमर जो है X को Y के लिए Y को X से प्रतिस्थापित कर लेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर जो है प्राइस इंक्रीज होने के बाद में कभी भी वो R बिंदु के दाहिनी ओर नहीं जाएगा, राइटवर्ड साइड नहीं होगा, बल्कि R बिंदु के तो लेफ्टवर्ड साइड जाएगा, R बिंदु के लेफ्टवर्ड साइड जाएगा और जो है वो B कॉम्बिनेशन के लिए अपने प्रेफरेंसेस को रिवील करेगा। He will like to have combination B in this situation। और ये शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है, ये शेडेड एरिया जो होगा उसका एरिया ऑफ चॉइस मतलब हो जाएगा, वो इस मतलब R के लेफ्ट में वो जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, P और R के बीच में जो बजट लाइन का दायरा है वो उसके ऊपर किसी भी कॉम्बिनेशन को वो ले सकता है, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर हैज रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर कॉम्बिनेशन B। प्राइस फॉल को देखते हैं। संजना मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ओके, अब प्राइस फॉल की सिचुएशन को लेते हैं। मान लीजिए कि पहले देख लेते हैं, पहले क्या सिचुएशन है कि पहले उसकी बजट रेखा क्या होगी, LP LS जो है LM उसकी इनिशियल बजट लाइन है, LM जो है उसकी प्रारंभिक बजट रेखा है, जिसके ऊपर उसका एरिया ऑफ चॉइस जो है वो है OLM, और इसके ऊपर कंज्यूमर जो है
हैज रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर कॉम्बिनेशन आर के लिए कंज्यूमर ने अपने प्रेफरेंसेस को शो कर दिया है। वही कारण हो सकता है, आर कॉम्बिनेशन चूज करने के कारण यही हो सकता है कि आर उसके लिए सस्ता हो, कॉम्बिनेशन आर, या फिर वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हो। दो कारणों से वो इसको चुन सकता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो जाती है, एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है। एक्स वस्तु की कीमत घटने का परिणाम क्या होगा कि उसकी बजट रेखा दाहिनी ओर बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर के एल एस हो जाएगी और उसका चुनाव क्षेत्र जो है ओ एल एम से ओ एल एस हो जाएगा, जिसके ऊपर कंज्यूमर जो है ए कॉम्बिनेशन के ऊपर होगा। कॉम्बिनेशन ए दिखाई रहा है कि कंज्यूमर लाइक्स टू हैव मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ कमोडिटी वाई। अब यदि इस बढ़ी हुई इनकम को, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु की इनकम घटती है उपभोक्ता की वास्तविक आय में या उसकी आय में वृद्धि हो जाती है, तो यदि इस बढ़ी हुई आय को उससे हम वापस ले लेते हैं तो क्या होगा, उसके लिए हमें एक नई बजट रेखा ड्रॉ करनी होगी जो एल एस के समानांतर होगी। हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, पी क्यू यहाँ पे ड्रॉ किया है। पी क्यू कंज्यूमर को इतनी लिबर्टी देती है कि कंज्यूमर यदि चाहे तो प्रीवियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को ले सकता है, क्योंकि पी क्यू जो है आर से ही गुजर रही है, तो कंज्यूमर चाहे तो कॉम्बिनेशन आर को चूज कर सकता है, बट he will not like to have combination R। R को वो नहीं लेगा। क्यों? जब भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कंज्यूमर महंगी वस्तु की तुलना में सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करता है। तो कंज्यूमर वुड बी लेफ्टवर्ड साइड ऑफ आर, या हम कह सकते हैं कि प्राइस फॉल होने के पश्चात कंज्यूमर जो है आर क्यू एम के बीच में किसी भी चीज को चुन सकता है। प्राइस जब फॉल हो रही है तो कंज्यूमर चाहे तो आर क्यू एम जो डॉटेड आपका शेडेड एरिया दिखाएगा उसमें किसी भी कॉम्बिनेशन को चुनेगा, लेकिन वो आर के लेफ्टवर्ड साइड में किसी कॉम्बिनेशन को नहीं चुनेगा। और यहाँ पे कंज्यूमर ने अपने प्रेफरेंसेस को रिवील किया है, कॉम्बिनेशन बी के लिए यहाँ पे वो रिवील करता है। और यदि बी उसको उसकी इनकम को रिटर्न कर दिया जाएगा तो कंज्यूमर बी की जगह फिर वो ए के ऊपर चला जाएगा, फिर बी पे नहीं होगा। मान लीजिए जो इनकम हमने ले ली थी उसको वापस कर देंगे तो बी पे नहीं होगा, फिर वो ए के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका प्राइस फॉल की सिचुएशन थी। समझ में आया? कुछ डाउट है? नो मैम। Yes, any doubts if you are having, ask me. सब लोग अनम्यूट हो गए हैं ना? मैम सेकंड डायग्राम एक बार फिर से समझा दीजिए। सेकंड डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है? नो मैम।